चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 12 के समकालीन विश्व राजनीतिक वाले पुस्तक में पहला चैप्टर है। चैप्टर के नाम है दो ध्रुवता का अंत है। परिचय देखें, शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया और इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया था और इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध के समाप्ति से हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजन हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया और सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला और शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा और ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ था और अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। और इस अध्ययन में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में भी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों ने भारत के रिश्ते कैसे हैं इन देशों के साथ। चलिए देखते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। तो चलिए देखते हैं, एक बार नजर डालें इस पर। समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया और यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवादी के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी और यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिकता महत्व दिया और सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी और इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थे। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे और सोवियत सेना ने उन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था और इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया और इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। और इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी और सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी और उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन भी था, जिनमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे और सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग की बहुत उन्नत था और पीन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुतः गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी जरूरत की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण के अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी। मलकियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता हुआ चलता गया और यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था और यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप में करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाता था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे से रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्वता और अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करते थे और हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय
तय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उससे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ और अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर सके और सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा और लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में यह पश्चिम के देशों में से बहुत पीछे छूट गया और इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। उसके बाद देखें गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन के बारे में देखें। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा और वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी को महासचिव बने और पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गया थे। उसके बाद गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले को कुछ ऐसे ही परिणतियां रही जिनकी किसी ने कोई अंदाजा नहीं था किसी को, और पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे और इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसे गड़बड़ियां में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसे अस्तित्व में हुआ था और पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट का गहराता जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। उसके बाद गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण का नीति चलाई। इन सुधार राजनीति का कम्युनिस्ट पार्टी ने नेताओं का द्वारा विरोध किया गया। 1991 में एक तख्ता पलट हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गरमपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था और तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। और उसके बाद एल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी राज्य ने जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया और सत्ता मॉस्को के गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसे खासकर सोवियत संघ के उस भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्य ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की और वे सोवियत संघ के साथ ही चलना चाहते थे। 1991 के दिसंबर में एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गए और परिवर्तन सोवियत गणराज्य ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन बाकी गणराज्यों खासकर मध्य एशिया गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकूट से बाहर थे। कुछ मुद्दे तो तुरंत हल किए गए। लीन राष्ट्रकूट का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकार राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ को सीट मिली और सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सब को निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला और उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा और वह दफन हो चुका था।
उसके पहले ये देखें, सोवियत संघ के नेता एक हैं, इनका नाम है व्लादिमीर लेनिन है, और ये कम्युनिस्ट, ये है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं। 1917 की रूसी क्रांति के नायक और क्रांति के बाद में के सबसे मुश्किल दौर में जो 1917 से 1924 में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष, मार्क्सवाद के साधारण सिद्धांतकार और उससे अमली जामा पहनने में महारथी थे और पूरी दुनिया में साम्यवादी के प्रेरणा स्रोत भी। फिर ये एक है सोवियत संघ के एक और नेता है जेजेफ स्टालिन है। ये लेनिन के उत्तराधिकारी। सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में 1923 के नेतृत्व किया था इन्होंने। उसके बाद औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक समूहीकरण, दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय 1930 के दशक के भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। उसके बाद ये एक है सोवियत संघ के ही एक नेता है, इनका नाम है निकिता क्रुश्चेव। ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे 1953 से 1964 तक। और उसके बाद स्टालिन के नेतृत्व शैली में आलोचक 1956 में कुछ सुधार लागू किए और पश्चिम के साथ शांतिपूर्वक अस्तित्व का सुझाव रखा और हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में शामिल हुए थे। ये एक है थोड़ा सा तथ्य है। कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकारी मॉस्को से रवाना हुआ और मुस्लिम और सामूहिक खेती के एक फार्म पर आलू की पैदावार को दर्ज करने के लिए पहुंचा। किसान साथ ही इस साल की पैदा कैसी की, इसके अधिकारी ने पूछा और ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए हैं, किसान ने बताया था वहाँ के हालचाल। और लेकिन ईश्वर तो होता नहीं, अधिकारी ने इनकी बात काटी। तो फिर किसान ने जवाब दिया कि तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं होता। चलिए फिर देखते हैं, टॉपिक पर आते हैं। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवादी के अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी और न ही आखिर बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों का आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही और इससे उपभोक्ता वस्तुओं को बड़ी कीमत हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा और उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किया। और यह व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? इसका उत्तर काफी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलंगू देशों के विकास पर भी खर्च किया ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहे, और इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर पाई। और इसी के साथ एक और बात हुई, पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों को जानकारी बढ़ी। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते थे। सालों ने इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, और लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन के पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था और सोवियत संघ का कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिरोध, प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था का अक्षमता, शासन में ज्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छेदा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का विकेंद्रीकरण होना, और इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेष अधिकार मिल चुके थे और लोग अपने को राजसत्ता और शासनों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला जा रहा था।
मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों ने इन दोनों समस्याओं के समाधान का वादा था। और उसके बाद गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया था। उसके बाद गोर्बाचेव तो रोग का ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। इस बिंदु पर आकार उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाते हैं और इस स्थिति को हमें आगे इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढीला दी तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता है। और इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया था। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए और ये लोग उनकी कार्य पद्धति में धीरज खो बैठे और निराश हो गए। और इन लोगों ने जैसे सोचा था वैसा फायदा नहीं हुआ और यह संभव है कि उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा था। जनता के एक हिस्से खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोगों को सोवियत व्यवस्था में शायद फायदे में थे और के विचार ठीक इसकी विपरीत थी और रोके। और इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचातान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ होता जा रहा था और जनमत आपस में बट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं और इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता। लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षणों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोगों भी इससे दंग रह गए। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य यानी एस्टोनिया, लातावनी और लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे और राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। और इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है और एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और परत सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थे और चाहे सुधार होते हैं या न होते सोवियत संघ के अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना बहुत, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा उसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत तो नहीं है। और कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष की इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शंकाओं का नियंत्रण नहीं रहा। और विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशिया गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्लीय लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोप और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्य रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। और यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों के उथल पुथल अलग थलग महसूस कर रहे थे और इनका आपस में भी अलगाव था। और इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर बैठा था और ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसके बाद विघटन की परिणतियाँ क्या थी देखें तो सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौरान के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ जाएगी या नहीं, यह विचार धनात्मक विवाद
बाद अब कोई कुछ मुद्दा नहीं रहा और शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों को सेनाओं को उलझाया था। हथियार को तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के चयन को बढ़ावा दिया था। वह विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था और शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियार को होड़ में भी समाप्त हुई और उसके बाद एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। दूसरा यह कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावनाएं थीं। यह तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनाकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहाँ किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। और वहाँ हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की शक पाने में उत्साह पाने में अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकत सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों की पूंजीवादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीति जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। और तीसरा बात यह है कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देश का उदय, और इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है और इनमें कुछ देश खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ता और उसके बाद उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे और मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए और हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थीं और आगे इन्हीं मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद साम्यवादी अनुशासन के साथ साकेनोथेरेपी देखें। तो ये क्या है? तो साम्यवादी के पतन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे और रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। और उसके बाद भूतपूर्वी दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की एक गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसके दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था और इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना में से पूरी तरह निजात पाना। और शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा और इसी के अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फर्म को निजी फर्म के में बदल गया और पूंजीवाद पद्धति से खेती शुरू हुई और इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूर नहीं किया गया था। शॉक थेरेपी से इस अर्थव्यवस्था के बाहरी व्यवस्था को प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए और अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है और इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया और पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं का आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया और खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया।
और इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया और पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने लगे। उसके बाद शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में थोड़ा देखें तो 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। और अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र को अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राजनियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया और लगभग 90% उद्योगों के निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। और उसके बाद आर्थिक ढांचों का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार का ताकते तक रह गई थी और इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। और रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई और मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी आती रही। उसके बाद सामूहिक खेतों की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खदान का सुरक्षा मौजूद नहीं था। और उसके बाद रूस ने खदान का आयात करना शुरू किया। 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था और पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए और मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। कई देशों में नए माफिया वर्ग यानी जरायम पेशा लोग उभरा और उस समय अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। निजीकरण ने कई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्वी सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया और पहले की व्यवस्था के विपरीत और अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसे प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका और इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए और रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उनके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। और उसके बाद फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई और मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी और इसमें से कुछ सत्तावादी हो गए। और मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और उसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया और इन राष्ट्रपतियों ने अपने सालों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना भी बाकी है और रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा हो शुरू हुआ था। और उसके बाद इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उसके बाद उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पाद देश थे और बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फायदा हुआ और इस एवज में उन्हें किराया मिला और एक हद तक विनिर्माण का काम भी शुरू हुआ था।
उसके बाद संघर्ष और तनाव के बारे में देखें। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं और इनके अनेक गणराज्यों में गृह युद्ध और बगावत को झेला है और इसके साथ साथ इन देशों में बाकी ताकतों की दखल भी बड़ी है और इससे स्थिति और भी जटिल हो गई। इस स्थिति से और रूस के 2 गणराज्यों चेचन्य और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मास्को में ने चेचन्य विद्रोहियों से निपटने के लिए जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदारी तरीके से सैन्य बमबारी की उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी। और उसके बाद मध्य एशिया में तजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध के चपेट में रहा और इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे। और उसके बाद अजरबैजान का एक प्रांत नगोर्नो काराबाख है और यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं और जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं और यूक्रेन किर्गिस्तान और जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं और कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं और इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन दुर्भर है। उसके बाद मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक यानी पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है और इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारण से यहाँ क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों को आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है और यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है और तथा पश्चिम एशिया से नज़दीक है। और 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किए और अफगानिस्तान तथा इराक से युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उनका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस देश से जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। और पूर्वी यूरोप चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के 2 देश बने, लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। वर्ष 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया हर्जगोविनिया और उसके बाद स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया के अपने को स्वतंत्र घोषित किया और यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष में गृह युद्ध का रूप लिया। उसके बाद एक तथ्य है उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्में की धूम थोड़ा देख लें। सोवियत संघ की विघटन हुआ 7 साल बीत गए, लेकिन जब ये लिखा गया है लेकिन हिंदी फिल्म के लिए उजेब लोगों में वही ललक मौजूद है। हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज हुई नहीं कि चंद हफ्तों के भीतर उनकी पायरेटेड कंपनियां उज्बेकिस्तान को राजधानी ताशकंद में बिकने के लिए उपलब्ध हो चुके हैं और हो जाती है। और ताशकंद के एक बड़े बाजार के नज़दीक हिंदी फिल्म की एक दुकान मोहम्मद शरीफ पत की है और मोहम्मद शरीफ अफगानिस्तान है और पाकिस्तान के सीमा प्रांत के शहर पेशावर में वीडियो मांगते हैं और उनका कहना है कि यहाँ हिंदी फिल्मों के बहुत तरह दीवाने हैं। और मैं तो कहूँगा कि ताशकंद के 70% लोग इन फिल्मों को खरीदते हैं और हम लोग रोजाना लगभग 100 वीडियो बेच देते हैं। और मैंने अभी 1000 वीडियो का ऑर्डर दिया है और उसके बाद
उज़्बेक लोग मध्य एशियाई हैं और वे एशिया का अंग है, उनकी एक साझी संस्कृति है। इसी कारण वे लोग भारतीय फिल्मों को पसंद करते हैं और साझे इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्में और उनके हीरो के लिए उज़्बेकी लोगों के दीवानगी उज़्बेकिस्तान वासी अनेक भारतीयों को आश्चर्यचकित जान पड़ते हैं और ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के अशोक समन बताते हैं और हम यहाँ जहाँ भी जाते हैं और स्थानीय अधिकारियों से मिलते हैं, एक काबीना मंत्री तक बातचीत से हमेशा इसका जिक्र होता है और इससे पता चलता है कि भारतीय फिल्म संस्कृति, गीत और ख़ास तौर पर राज कपूर यहाँ घर घर जाने जाते हैं और यहाँ अधिकांश लोग हिंदी गीत गाते रहते हैं और अर्थ चाहे न मालूम हो लेकिन उनका उच्चारण सही होता है। वे संगीत भी पकड़ लेते हैं और मैंने पाया कि मेरे सारे पड़ोसी हिंदी गीत बजाते हैं और गा लेते हैं और मैं जब उज़्बेकिस्तान आया तो यह मेरे लिए सचमुच बहुत आश्चर्यचकित बात थी। ये जो कहे थे BBC के मध्य एशियाई संवाद लुईत शिहांगदो की रिपोर्ट में हुआ था ये। उसके बाद ये भारत के सोवियत संघ के बारे में थोड़ा देख ले, तब देखेंगे अगला थी टॉपिक। तो शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिल जाता है कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था और इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी हैं। आर्थिक रूप में देखें, सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसे मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बेकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी और भारत में जब विदेशी मुद्रा में कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। उसके बाद राजनीति में देखें तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों खासकर सन 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के दौरान मदद की और भारत ने भी सोवियत संघ की विदेशी नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। सैन्य में देख लें तो भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सके। उसके बाद संस्कृति के संबंध के बारे में देखें, हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे और बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की थी। चलिए देखते हैं पूर्वी साम्यवादी देश और भारत के बारे में देखें। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन भारत का संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरा है और भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत और रूस संबंधों की इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है और भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्वी सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं और आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। और रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियाँ मौजूद हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। उसके बाद क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का समाधान बातचीत के द्वारा हो। हर देश की स्वतंत्र विदेशी नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं तथा इस संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 में के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए थे और भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान
पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फायदे हुए। और रूस को इन संबंध से सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियार का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है और भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होता है। चूंकि भारत तेल के आयातक देश में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल की संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है और भारत रूस में अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है और इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट्स देकर मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदारी है।